आज की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शासन द्वारा आप सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तत्क्रम में विद्यालय द्वारा आप सभी बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जा चुका है। कभी आपने सोचा है कि जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? आप ध्यान से देखिए किसी भी वस्त्र को, वह पतले पतले धागों से मिलकर बने हैं। ये धागे कैसे बनते हैं? ये धागे रेशों से बनते हैं और वह रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसी विषय पे आज की लाउड स्पीकर कक्षा है। रेशों से वस्त्र तक। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने के काम में लाया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़ों के बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि किन किन जंतुओं के द्वारा हमें ऊन प्राप्त होता है। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पे बालों से ढके हुए जो जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन तैयार करने की विधि क्या है, आइए इसको समझते हैं। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले और हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, एक दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा पे स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गरेड़ियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वे घास तथा पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गरेड़िए उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार और खली आदि भी खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण,
जलवायु तथा उचित देखभाल पे निर्भर होती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पे घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई होती है। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर कोई कठिनाई न हो। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बाल अपना कटवाते हैं या अपना नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। शरीर के किसी भी अंग पर यदि चोट या मोच लग जाती है या कोई अंग थोड़ा कट जाता है तो हमें दर्द का एहसास होता है, जबकि बाल और नाखून को हम आराम से काट लेते हैं। इनके काटने पे हमें दर्द का अनुभव नहीं होता। तो इसमें कारण यह है कि शरीर विज्ञान के अनुसार बाल और नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारा बाल पूरा मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि नाखूनों पर यह बात आंशिक रूप से लागू होती है। त्वचा से सटे हुए जो नाखून होते हैं वह मृत कोशिकाएं नहीं होती हैं, वह जीवित कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो नाखून बढ़ जाते हैं वह मृत कोशिकाएं हो जाती हैं वहाँ पे। तो मृत कोशिकाओं के कारण इनको जब हम काटते हैं तो दर्द का एहसास नहीं होता है। तो कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं। इस क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद छटाई किया जाता है। रेशों की छटाई में अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। इसके बाद कताई में क्या होता है? अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है और इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। अगली लाउड स्पीकर कक्षा में हम रेशम पे बात करेंगे। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यही संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत